गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडीनो क्लासेस में। आज मैं आपको बीएनएसएस की जो सीरीज हमारी चल रही है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बताने वाली हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताने वाली हूँ। देखो कई बार क्या होता है ना, अपराध हुआ, अपराध की इंफॉर्मेशन हम देते हैं किसको? पुलिस ऑफिसर को या मैजिस्ट्रेट को। जब हम लॉ की स्टडी करते हैं तब तो हमें नॉलेज हो जाती है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है। लेकिन कई बार ये सिचुएशन रेज आती है कि लोगों को ये नहीं पता चलता कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। देन उस कंडीशन में क्या किया जाता है, जब भी कोई अपराध होता है तो व्यक्ति किसके पास भागा भागा जाता है? पुलिस के पास जाता है, पुलिस स्टेशन में जाता है। देन वो अपने द्वारा दी गई सूचना क्या कहलाती है? एफआईआर कहलाती है। मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कि जो अपराध हुआ उसकी पहली सूचना हमने किसको दी? पुलिस ऑफिसर को दी। अब देखो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर को जो हम सूचना देते हैं, पुलिस ऑफिसर को पता है कि ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। तो कई बार ये होता है कि नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंसेस होते हैं उसमें क्या होती है, इंफॉर्मेशन मैजिस्ट्रेट को दी जाती है। अब एक आम व्यक्ति को तो ये चीज नहीं पता कि ये कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। तो जब भी कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, कम गंभीर प्रकृति का अपराध होता है, और व्यक्ति पुलिस के पास जाता है, तो वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? उस व्यक्ति को सूचना देगा, उस व्यक्ति को बताएगा कि आप इस ऑफेंस में डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास जा सकते हो। और जब हम डायरेक्ट मजिस्ट्रेट के पास कोई सूचना लेकर जाते हैं तो वो हम मजिस्ट्रेट को क्या करते हैं? परिवाद करते हैं, कंप्लेंट कहा जाता है जिसे। और ये कंप्लेंट हम ऑलरेडी सेक्शन में पढ़ चुके हैं डेफिनेशन क्लोज में। लेकिन बात आती है एफआईआर की। एफआईआर तो कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, कहीं पर भी डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो कुछ केसेस के माध्यम से हमें पता चलता है कि एक्चुअल में एफआईआर का मतलब ये है। अब ये जो सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं आज, एक ही सेक्शन पढ़ेंगे, एक ही सेक्शन आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों लेवल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जज की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, देन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप एलएलबी कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, इवन आप कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में काम कर रहे हो, तब भी ये सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं ये भी कहूंगी कि जो व्यक्ति एलएलबी नहीं कर रहा है उसके लिए भी ये सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि एफआईआर, जो कि मैं किसी अपराध के बारे में कोर्ट में जाके बता रहा हूँ, अपराध की इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ पुलिस ऑफिसर को, एक्चुअल में कानून में वो कहां पर लिखा गया है, कहां पर बताया गया। अब देखो, मैंने आपको एक बात कही कि एफआईआर का मतलब पूरे लॉ में कहीं बताया नहीं गया, बीएनएसएस में कहीं भी डेफिनेशन नहीं दी गई। लेकिन आज जो हम सेक्शन पढ़ने वाले हैं 173, ये हमें बताता है कि एफआईआर लिखने का तरीका क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है, इसकी रीति क्या होती है, वो हमें बताता है सेक्शन 173। ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को बीच में ड्रॉप मत करना, नहीं तो इंफॉर्मेशन आधी रह जाएगी, और आधी नॉलेज हमेशा डेंजर होती है। तो इसलिए पूरी इंफॉर्मेशन लेना, क्लास में एंड तक बने रहना, ताकि आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। देखो इससे पहले हम टोटल बीएनएसएस में 12 चैप्टर्स कर चुके हैं। ये वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो बीएनएसएस में हम सेक्शन 1 से लगे थे, हम सेक्शन 172 तक कर चुके हैं। बेर एक्ट की एक एक लाइन, एक एक शब्द को हमने फोकस किया है, और यहाँ पे हम आज पहुंच चुके हैं नए साल पे 173 पे। आज नए साल की तारीख है 9, जिस तारीख को मैं ये लेक्चर बना रही हूँ। अब ये लेक्चर आपके पास 10 को आता है, 11 को आता है, क्योंकि जो भी आगे शेड्यूल्स रहते हैं उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आज मैं ये 9 जनवरी 2025 को ये लेक्चर बना रही हूँ, और ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर इस क्लास से आपका ये क्लियर हो जाता है कि यस माधुरी मैम ने जो हमें बात बताई वो कंसेप्ट हमारा क्लियर हो चुका है, अगर इस वीडियो में आपकी चीजें एकदम क्लियर हो रही है, तो मैं ये बात बता दूं
कि यहाँ पे सिर्फ हम 40% ही बता रहे हैं। अभी इस सेक्शन का 60% अभी पेंडिंग होता है, जो कि हम बताते हैं अपनी पेड क्लासेस में। तो आप एमडी लो क्लासेस की पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं इस यूट्यूब सेशन से मैं क्लियर हूँ कि मुझे मैम की बातें समझ आ रही है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि यस लॉ पढ़ने का तरीका ये सबसे दी बेस्ट है, स्पेशली हिंदी मीडियम वालों के लिए, तो आप एमडी लो क्लासेस के बाकी बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो, चाहे जुडिशरी फॉर्म में हो, चाहे एपीओ में जाना चाहते हो, इवन आप एलएलबी की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। अब देखो बात करते हैं चैप्टर नंबर 13। ये कहता है इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट। ये चैप्टर हमें बता रहा है कि आप क्या कर रहे हो, इंफॉर्मेशन पुलिस को दे रहे हो, पुलिस के पास क्या है, इन्वेस्टिगेशन करने की पावर है। ये सेक्शन 173 हम पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमें ये सेक्शन आगे भी बताएगा कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन अगर पुलिस को मिलती है देन पुलिस क्या आगे प्रोसेस करता है। अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 173। उससे पहले सेक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सेक्शन जब हम पढ़ते हैं तो कब सब सेक्शन 1 आया, कब उसकी क्लोज निकली, कब प्रोवाइडेड निकला, प्रोवाइडेड की क्लोज क्या निकले, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है। पहले एक कंसेप्ट ये क्लियर कर लेते हैं कि आखिर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। पहले हम खाली स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर बेरेक को फोकस करेंगे, उसके लास्ट में पूरे सेक्शन का जिस्ट निकाल के मैं आपके सामने रख दूंगी कि इस तरीके से आप 1 मिनट के अंदर इस सेक्शन को पूरा कवर कर सकते हो। अब अगर इससे पहले आपने 173 देखा है तो 100% आप प्रॉपर कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन ये वीडियो अगर आप सीरियसली देख लेते हो देन आपका 173 एकदम क्लियर हो जाएगा। विदाउट बेरेक पढ़े उसके बाद भी आप एलएलबी के एग्जाम में प्रॉपर चीजें लिख सकते हो, जुडिशरी में नहीं एलएलबी में बोल रही हूँ, तो ये चीज ज्यादा फोकस करना। देखो 173 में टोटल 4 सबसेक्शन हमें पढ़ने हैं, 4 सबसेक्शन 1 2 3 4, जिसमें 2 एंड 4 तो सिंपल है, एक एक बात बता के बात नक्की कर देते हैं। लेकिन बात करूं सबसेक्शन 1 की, देखो जब सबसेक्शन 1 पढ़ोगे तो सबसेक्शन 1 में 2 क्लोज आपको दिखेंगे, 1 और 2। इसके बाद आपको 2 प्रोवाइडेड दिखेंगे, एक प्रोवाइडेड एक फर्दर प्रोवाइडेड। दोनों प्रोवाइडेड को नंबर ए और नंबर बी लगा देना ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहला परंतु सिंपल बात बता देगा, उसके बाद सेकंड प्रोविजो जो है फर्दर प्रोवाइडेड है उसमें 3 बातें बताएगा, ए बी और सी। अब इसी स्ट्रक्चर को लास्ट में मैं आपको सारी चीजें इसमें फिल करके शॉर्ट में भी बताऊंगी कि ये बातें हमने पढ़ी है। उसके बाद सबसेक्शन 2 सिंपल, सबसेक्शन 3 में हमें 2 क्लोज बताए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड क्लोज, एंड इसके बाद सबसेक्शन 4 हमारी जनरल बात करता है। तो इस तरीके से ये एक स्ट्रक्चर आप अपने नोट्स में भी बनाना, ताकि जब रिवीजन करो तो रिवीजन में आपकी चीजें क्या हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए और 1 मिनट के अंदर क्या हो जाए, आपका पूरा सेक्शन आपके हैंड्स में आ जाए। अब देखो बात करते हैं सेक्शन 173 की। देखो 173 कहते हैं इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, कि जो संज्ञेय अपराध होते हैं, इन संज्ञेय अपराधों में क्या की जाती है, इंफॉर्मेशन देना। अब जब भी अपराध होता है, चाहे संज्ञेय है चाहे असंज्ञेय है, हम इसकी इंफॉर्मेशन किसको देते हैं, पुलिस को देते हैं। अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर आपने इससे जस्ट लास्ट क्लास पढ़ी होगी, देन मैंने क्लियर किया था सबसेक्शन 1 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के जी क्लोज में कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बात करता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस विदाउट वारंट किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है, कि जब भी किसी पुलिस ऑफिसर को ये पता चला कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, देन उसको मैजिस्ट्रेट के पास जाके अरेस्ट का ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है, वो खुद उस व्यक्ति के पास जाएगा और उसे अरेस्ट करके ले आएगा। लेकिन यहाँ पर हमें बताया है कि जब इंफॉर्मेशन मिलती है कॉग्निजेबल केसेस की, पुलिस के पास इंफॉर्मेशन आई संज्ञेय अपराध करने की, देन पुलिस अब आगे क्या करेगा, क्या प्रोसीजर आगे पुलिस फॉलो करेगा, वो हमें बताया गया है। तो इस सेक्शन को इनडायरेक्टली आप बोल सकते हो एफआईआर। जब आप प्रैक्टिस करने जाते हो तो आपका सीनियर आपसे क्या पूछता है, ये जो एफआईआर है कौन से सेक्शन में होती है। पहले हम पढ़ते थे 154, बी सीआरपीसी की बात करूं तो 154, बीएनएसएस की बात करूं तो 173।
अब देखो सबसेक्शन 1 कहता है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के घटित होने से संबंधित, संज्ञेय अपराध के घटित होने से संबंधित प्रत्येक जानकारी, चाहे वह अपराध किसी भी क्षेत्र में किया गया हो, एक लाइन याद कर लो, देख लो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा, अंडरलाइन करो, 2 वर्ड बताए हैं, आप जाके ऑरली भी दे सकते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से भी दे सकते हो। अब इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि फोन से इंफॉर्मेशन पुलिस को देना, वो क्या माना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन माना जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कितने भी हो सकते हैं, जो एक्स्ट्रा फोन, मोबाइल फोन, पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें होती हैं, उसके माध्यम से अगर हम अपनी सूचना को आदान प्रदान करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन माना जाता है। कि अब किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने पर प्रत्येक जानकारी, चाहे वह अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ, मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक संचार द्वारा दी जा सकती है, यदि किसी पुलिस स्टेशन के प्रभारी मतलब भार साधक अधिकारी को दी जाती है। अब देखो यहाँ पर हमें 2 चीजें बताई कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, उसकी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को आप मौखिक और इलेक्ट्रॉनिक जाके भी बता सकते हो, फोन पर भी दे सकते हो, कि एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस irrespective of the area where the offense is committed, जहां पर अपराध हुआ है, may be given, किन तरीकों से दी जा सकती है, एक orally और by electronic communication to an officer in charge of a police station and if given। अब देखो मौखिक तरीके से दे रहे हो तो क्या प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दे रहे हैं देन क्या प्रोसेस होगा। तो देखो अगर पहले क्लॉज में आप हेडिंग लगा लो मौखिक रूप से सूचना देने पर, अब जब मौखिक रूप से हम सूचना दे रहे हैं तो इसे उसके द्वारा, उसके निर्देश में लिखा जाएगा, जो व्यक्ति ओरल सूचना दे रहा है उसके डायरेक्शन में लिखा जाएगा, और सूचना देने वाले को पढ़ाकर सुनाया जाएगा। कि जो व्यक्ति पुलिस स्टेशन में जाके इंफॉर्मेशन दे रहा है, पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसको पढ़कर सुनाएगा। और ऐसी प्रत्येक जानकारी चाहे रिटन में दी गई हो या ओरल दी गई हो, लिखित रूप से दी गई हो, उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा सिग्नेचर करवाए जाएंगे। अब देखो यहाँ पर चाहे आप मौखिक दे रहे हो चाहे लिखित रूप में दे रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन आप पुलिस को दोगे, पुलिस उसे लिखेगा, देन वापस आपको पढ़ के सुनाएगा कि आपने ये इंफॉर्मेशन मुझे दी है। अब जब आप इससे एग्री कर जाते हो कि यस मैंने यही इंफॉर्मेशन आपको दी है, देन पुलिस क्या करवाएगी, उस पेपर पे, उस एफआईआर पे आपसे सिग्नेचर करवा लेंगे। कि orally it is shall be reduced to writing by him or under his direction and be read over to the information, and every such information whether given in writing or reduced to writing as aforesaid shall be signed by the person giving it। जिस व्यक्ति ने उसे दी है उससे उस पे क्या करवाया जाएगा, हस्ताक्षर करवाया जाएगा। तो पहला क्लोज हमें कहता है कि जब आप कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस को देते हो और अगर मौखिक या लिखित रूप में देते हो, देन वो लिखेगा, आपको पढ़कर सुनाएगा और उस पे आपके सिग्नेचर ले लेगा। और सेकंड कहता है अगर आप ऐसी संज्ञेय अपराध की सूचना इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से देते हो, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से करते हो, तब देने वाले व्यक्ति द्वारा, अंडरलाइन करो, 3 दिनों के भीतर, ये चीज पहले नहीं थी अब ऐड की गई है, 3 दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किए जाने पर इसे रिकॉर्ड पर लिया जाएगा। कि जब आप कोई इंफॉर्मेशन पुलिस को फोन पर दे रहे हो, देन आपको, जब आपने पुलिस को इंफॉर्मेशन फोन पे दी, देन देने के अगले 3 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, उस इंफॉर्मेशन को जाके सिग्नेचर करना पड़ेगा, तभी वो रिकॉर्ड पर ली जाएगी, अदरवाइज वो रिकॉर्ड पर नहीं ली जाएगी। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पुलिस को कोई इंफॉर्मेशन देते हो तो 3 दिन के भीतर आपको उस पर सिग्नेचर करने पड़ेंगे और तभी वो रिकॉर्ड पर ली जाएगी। और इसका सार राज्य सरकार जैसे अधिकारी राज्य सरकार जैसे अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में दर्ज किया जाएगा, इस संबंध में निर्धारित कर सकते हैं। और तो और फिर उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उस डायरी में अपने नोट करेगा,
जैसे स्टेट गवर्नमेंट बताती है, जैसा स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स बना रखा है कि पुलिस की एक डायरी होगी, इस तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर उसमें लिखा जाएगा कि बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इट शैल बी टेकन ऑन रिकॉर्ड बाय हिम on being signed within 3 days by the person giving it, and the substance thereof shall be entered in a book to be kept by such officer in such form as the state government may by rules prescribed in this behalf। बाकी जैसा स्टेट गवर्नमेंट ने बताया उस बिहाफ पे उस तरीके से क्या किया जाएगा उसे लिखा जाएगा। तो सबसेक्शन 1 हमें ये बता रहा है कि जब आप कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस के पास लेके जाते हो और अगर आप ओरल या रिटन देते हो देन पुलिस ऑफिसर उसे लिखेगा, देन आपको पढ़ के सुनाएगा और सिग्नेचर ले लेगा, और अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देते हो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देने के अगले 3 दिन के अंदर आपको आके उस पर सिग्नेचर करना पड़ेगा, देन उसे रिकॉर्ड पे लिया जाएगा। अब स्टार्ट होते हैं हमारे प्रोवाइडेड। 2 प्रोवाइडेड है, पहले प्रोवाइडेड को ए दे दो और सेकंड वाले प्रोवाइडेड को बी दे दो। अब देखो, परंतु यह है कि यदि सूचना उस महिला द्वारा दी गई है जिसके खिलाफ सेक्शन 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78 एंड 122 के तहत अपराध हुआ है। अब अगर जो ऑफेंस है वो बीएनएस के इन सेक्शंस में हुआ है तो भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध करने या प्रयास करने का आरोप है, तो ऐसी जानकारी किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा और महिला अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी। तो यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन अगर बीएनएस के इन सेक्शंस के खिलाफ दी गई है, ये सारे सेक्शंस महिलाओं से संबंधित अपराध होते हैं, लाइक रेप हो गया, दृश्य रतीकता हो गया, पीछा करना हो गया, जो भी ऑफेंसेस महिलाओं के अगेंस्ट होते हैं वहां पर वो इंफॉर्मेशन एक फीमेल पुलिस ऑफिसर द्वारा लिखी और दर्ज की जाएगी। देन बात करते हैं सेकंड प्रोवाइडेड। अब देखो, इसमें हमें बताया है 2 प्रोवाइडेड दे रखे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड प्रोवाइडेड में हमें 3 क्लोज दे रखे हैं, ए बी सी। पहला क्लोज कहता है कि उस स्थिति में जिसके अगेंस्ट बीएनएस के इन सेक्शंस में के तहत अपराध किया गया है या अटेम्प्ट किया गया है, अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम है, मतलब जिस व्यक्ति के साथ ये अपराध किया गया है वो एक्चुअल में टेम्परेरी तरीके से या तो स्थायी या अस्थायी तरीके से मेंटली और फिजिकली अक्षम है, तो ऐसी जानकारी पुलिस अधिकारी द्वारा निवास पर दर्ज की जाएगी जहां पर वो विक्टिम है जो कि मेंटली और फिजिकली कैपेबल नहीं है आने के लिए, तो उसके घर जाकर वो दर्ज की जाएगी। जो व्यक्ति ऐसे अपराध की रिपोर्ट करना चाहता है या ऐसे व्यक्ति की पसंद के सुविधाजनक स्थान पर या किसी दुभाषिया या विशेष शिक्षक की उपस्थिति में लिखी जाएगी कि जिस फीमेल के साथ बीएनएस के इन सेक्शंस में कोई ऑफेंस हुआ है, देन क्या किया जाएगा, उस फीमेल को अगर विक्टिम फिजिकली और मेंटली डिसेबल है, अक्षम है, कैपेबल नहीं है वहां पर जाने के लिए, देन पुलिस ऑफिसर्स वो कहाँ आएंगे, उस व्यक्ति के उस विक्टिम के घर पर आएंगे या ऐसे सुविधाजनक स्थान पर आएंगे, एंड देन वहां पर क्या की जाएगी, ये सारी इंफॉर्मेशन नोट डाउन की जाएगी। इसके बाद बात करते हैं बी क्लोज। ऐसी जानकारी की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी, वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी अगर पुलिस को लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन वो हमें दे रही है देन उसकी एक वीडियो रिकॉर्डिंग तैयार की जाएगी। एंड सी कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर को यथाशीघ्र 183 के सबसेक्शन 6 के क्लोज ए के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्ति का बयान दर्ज करवाना होगा। देन पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, 183 के तहत उसकी इंफॉर्मेशन फटाफट जितनी जल्दी हो सके मैजिस्ट्रेट के पास भेजेगा और मैजिस्ट्रेट को वो चीज दर्ज करवाएगा। तो सेकंड प्रोवाइडेड में हमें 2 बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। सबसेक्शन 2 कहता है कि सबसेक्शन 1 के तहत दर्ज की गई जानकारी की एक कॉपी सूचना देने वाले को या पीड़ित को तुरंत निशुल्क दी जाएगी। तो सबसेक्शन 2 ने क्लियर कर दिया कि जो इंफॉर्मेशन आप हमें दे रहे हो अपराध के बारे में, उसकी एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट
सूचना देने वाले को या फिर उस विक्टिम को प्रोवाइड करवाई जाएगी या जो पीड़ित है उसको दी जाएगी। देन इसके बाद बात करते हैं सबसेक्शन 3 के। अब सबसेक्शन 3 में दो क्लोज है, वेरी इंपॉर्टेंट, नए ऐड किए गए तो प्री का क्वेश्चन, इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि जब सेक्शन 175 में निहित प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अब 175 फटाफट जाके टाइटल देखो, 175 कहते हैं कि पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन करने की पावर की। अब पुलिस क्या करेगा, जब उसको इंफॉर्मेशन मिली कॉग्निजेबल ऑफेंस की, उसमें जाके वो इन्वेस्टिगेशन मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना कर सकता है। अब चाहे इन्होंने कहा कि 175 में जो भी लिखा है एक बार उसको छोड़ो, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के घटित होने से संबंधित सूचना प्राप्त होने पर जिसमें 3 साल या अधिक लेकिन 7 साल से कम की सजा हो, पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक स्तर से नीचे के अधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसा नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, पहले इस पॉइंट को समझो कि 175 में कहता है कि पुलिस की कॉग्निजेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेशन करने की पावर, उसमें जो लिखा हुआ है उसको हम नहीं छेड़ेंगे, वो एज इट इज कंटिन्यू रोल चलेगा। लेकिन जब भी कभी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलती है जिसमें पनिशमेंट कितनी है, 3 साल से अधिक 7 साल से कम की पनिशमेंट है, देन वो पुलिस स्टेशन का जो बाहर साधक अधिकारी है, मेन हेड पर्सन है जो, वो क्या करेगा, अपराध की गंभीरता पर विचार करेगा और विचार करने पर जो पुलिस उप अधीक्षक है उस स्तर से नीचे के अधिकारी की पूर्व अनुमति से ऐसा नहीं करेगा। अब क्या नहीं करेगा, ध्यान से देखो, दो बातें बताइए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रारंभिक जांच करने के लिए आगे बढ़े कि क्या 14 दिन की अवधि के भीतर मामले में आगे बढ़ने के लिए प्रथम दृष्टया मामला मौजूद है या नहीं है। अगर उसको लगता है कि प्राइमा फेसिया मैटर बनता है 14 दिन के अंदर अंदर, तभी वो क्या करेगा, उसमें जांच करेगा, और तो और प्रथम दृष्टया मामला होने पर आगे जांच करेगा या इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है तो वो चीजें करेगा, लेकिन किससे पूछकर, उप अधीक्षक की परमिशन से या प्रीवियस कंसेंट से करेगा कि क्या प्रथम दृष्टया मामला बन रहा है या नहीं बन रहा है, उससे पूछेगा, विचार करेगा, देन ही आगे क्या करेगा, आगे के स्टेप उठाएगा। अब लास्ट सबसेक्शन 4 हमें कहता है कि सबसेक्शन 1 में निर्दिष्ट जानकारी को रिकॉर्ड करने के लिए पुलिस स्टेशन के बाहर साधक अधिकारी की ओर से इंकार करने से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसी जानकारी का सार लिखित रूप में किसको, डाक द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को, यदि वे संतुष्ट हो जाते हैं कि ऐसी जानकारी से कॉग्निजेबल ऑफेंस का खुलासा हुआ है तो वह स्वयं या मामले की जांच करेगा और इस संहिता में दिए गए तरीके से अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी को जांच का डायरेक्शन देगा। कि मान लो पुलिस आपकी इंफॉर्मेशन लिखने से मना कर देती है, पुलिस मना कर रही है कि मैं आपकी एफआईआर नहीं लिखूंगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं लिखूंगा, देन आपके पास एक उपचार है कि आप डाक के माध्यम से उस एरिया के संबंधित पुलिस अधीक्षक को, पुलिस सुप्रिटेंडेंट को आप क्या कर सकते हो, उस कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन दोगे। देन पुलिस सुप्रिटेंडेंट क्या करेगा, खुद भी जांच कर सकता है या अपने सबऑर्डिनेट को जांच करने के लिए भी कह सकते हैं, और ऐसे अधिकारी के पास उस अपराध के संबंध में पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी, और ऐसा न होने पर वह 175 के सबसेक्शन 3 के तहत मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। अब उस संबंधित एसपी को जो भी आपने जो भी आपने इंफॉर्मेशन भेजी है, वो पुलिस सुप्रिटेंडेंट क्या करेगा, उस पुलिस स्टेशन का जो बाहर साधक अधिकारी होगा उसकी सभी शक्तियां उसके पास होंगी और उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है सबसेक्शन 4। यहाँ से हमारा प्री का क्वेश्चन भी आता है और इंटरव्यू का क्वेश्चन भी आता है कि पुलिस आपकी इंफॉर्मेशन को लिखने से मना करता है, देन आपके पास क्या उपचार है, आप बताओगे कि हम डाक के माध्यम से पुलिस सुप्रिटेंडेंट को उसकी इंफॉर्मेशन भेजेंगे, और ये चीज हमें 173 के सबसेक्शन 4 में बताई गई है।
तो ये टोटल आज की क्लास के हमारे 4 सबसेक्शन है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इससे क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक डायग्राम बताया था। अब ये सारी चीजें मैं आपको बता रही हूँ कि हर एक सबसेक्शन, हर एक पॉइंट हमें क्या बताना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनते जाना। 173 सबसेक्शन 1 कहते हैं जब कॉग्निजेबल ऑफेंस की इत्तला अगर आप मौखिक रूप से देते हो तो क्या होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से देते हो देन क्या होगा। सब फर्स्ट प्रोवाइडेड कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है अगर किसी महिला से संबंधित है तो वो महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ही लिखी जाएगी। और सेकंड प्रोवाइडेड में 3 बातें हमें बताई है कि अगर जिसके साथ बीएनएस के इन सेक्शंस में ऑफेंस हुआ है अगर वो कैपेबल नहीं है पुलिस स्टेशन में आने के लिए, देन पुलिस क्या करेगा, उसके स्थान पर जाएगा और वो इंफॉर्मेशन लिख के आएगा। और सेकंड क्लॉज कहता है कि इसकी एक वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। और थर्ड कहता है कि पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, इसकी इंफॉर्मेशन जितना जल्दी हो सके मजिस्ट्रेट को पहुंचाएगा। ये प्रॉपर था हमारा सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 सिंपल कि जिसने भी हमें सूचना दी है उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी देंगे जो सूचना दी है, और जो विक्टिम है उसको भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी प्रोवाइड करवाएंगे। और सबसेक्शन 3 हमारा कहता है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है देन 14 डेज के अंदर क्या करेगा, पहले देखेगा, मामले की जांच करवाएगा कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं, और सेकंड कहता है अन्वेषण करवाने के लिए कहेगा। और फोर्थ कहता है कि अगर पुलिस ऑफिसर आपकी इंफॉर्मेशन को लिखने से डिनाई करते हैं तो आप डाक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक को वो सूचना भिजवा सकते हो। तो ये प्रॉपर हमारा सेक्शन 173 है। इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये 173 हमें बताता है एफआईआर के बारे में, संज्ञेय मामलों में इत्तेला के बारे में। अब आप सभी मुझे बताइए कि ये जो 173 हमने पढ़ा है इसमें ये चीजें आपको क्लियर हुई है या नहीं हुई है। अभी भी आपकी कोई इस सेक्शन में बेयर एक्ट में जो चीज लिखी हुई है उसमें कोई डाउट है तो बताइए। इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें बहुत सारी है इस पॉइंट पे, बहुत सारे हम क्लब्स 20 नंबर का क्वेश्चन जो है हम अपनी पेड क्लासेस में इसको प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए आप एमडी लो क्लासेस की पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है उसके लिए एक कमेंट जरूर करो। देखो इतनी मेहनत सिर्फ आपके लिए की जा रही है, लेकिन आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए जाती है कि क्लास को लाइक और कमेंट जरूर करना है। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है, मैं आपको बाउंड करती हूँ कि ये चीज आपको करनी है। बाकी आज के लिए धन्यवाद।